नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आर डेली शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हमारा हिमाचल बहुत ही प्यारा है और यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं और उन्हीं में से एक टैलेंटेड आर्टिस्ट जिन्होंने खुद की मेहनत से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस निधि गांगटा जी की, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है और सीरियल्स और एड फिल्म में काम कर चुकी है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो कैसे हो आप? आप? मैं मैं अच्छी बहुत हूँ। अच्छी हूँ। थैंक यू सो जी। मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। थैंक्स अ लॉट। ओह, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो? बिल्कुल, आई थिंक हर दिन ही ऐसा होता है जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए। और मैं तो पर्सनली ये सोचती हूँ कि हर दिन मैं ऐसे इतना काम करूँ कि मुझे अपने ऊपर प्राउड फील हो कि आज का दिन मैंने कोशिश की है, मेहनत की है। और जब मैं सोऊं तो ये सोचूं कि आज मैंने अपना दिन काउंट किया है, कुछ उसमें मैंने मीनिंगफुल चीज़ें की है। तो मैं तो हर हर सिचुएशन में, मतलब मेरा ये रहता है कि मैं कोशिश करूँ, उसका रिजल्ट कुछ जी। भी हो लेकिन कोशिश करना तो बनता है। और आपके शो का ये टाइटल भी है जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा और मैं बहुत इस चीज़ से रिलेट भी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी आप हिमाचल से हो और सच में आज मैं खुद भी प्राउड फील कर रही हूँ कि हमारे हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है। आप जैसे टैलेंटेड जो कि इंडस्ट्री में आपने एक अलग पहचान बनाई है और बहुत ही कम समय में। प्राउड ऑफ यू एंड हेड्स ऑफ। तो ये जो एक्टिंग का सफर है, ये कैसे शुरू हुआ? और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन रहती है जिनसे इंस्पायर होके हम इंडस्ट्री में आते हैं या ड्रीम होता है कि हमें भी उनकी तरह बनना है या हमें भी। तो आपका भी ऐसा कोई इंस्पिरेशन रही होगी? जी बिल्कुल, मेरी जो इंस्पिरेशन बचपन से ही, मेरी एक ही इंस्पिरेशन थी और उनका नाम है करीना कपूर। मुझे उनकी परफॉर्मेंसेस इतना इंस्पायर करती थी और एज अ गर्ल जो उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे कि जब वी मेट में उन्होंने गीत का कैरेक्टर किया था और कभी खुशी कभी गम में पू का कैरेक्टर किया था, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैं उनको देख के मुझे लगता था कि हाँ, मतलब अगर एक्टिंग होती है तो वो ऐसी ही होनी चाहिए। तो मेरी नज़रों में, मेरे लिए हमेशा से वो बहुत ही एक बहुत बड़ी इंसान, लेजेंड तो है ही ऑफ कोर्स। मैं उनको हमेशा लुक अप करती थी, चाइल्डहुड से जी, ही। जी, जी। और आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है? आपकी स्कूलिंग एंड उसके बाद जो मुंबई की जर्नी स्टार्ट हुई आपकी, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। क्योंकि कहीं ओके, न तो कहीं मेरा वो मोमेंट दिल के करीब होते हैं।
जी, जी, बिल्कुल। तो मेरा चाइल्डहुड तो पूरा शिमला में ही बीता है। मैं शिमला से ही पढ़ी हूँ, मेरा कॉलेज भी शिमला से ही हुआ है और एज़ अ चाइल्ड मैं बहुत ही फ्री सोल थी। मैं हर चीज़ में अच्छी हुआ करती थी और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत बहुत ही बचपन से बहुत खुला रखा है, कभी रोका नहीं किसी चीज़ के लिए कि ये नहीं करना, वो नहीं करना या खेलना नहीं है। मैं बहुत खेलती थी, बहुत ज़्यादा खेलती थी। और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, डांस में भी अच्छी थी। तो हर चीज़ में होता है ना कोई-कोई बच्चे की वो ओवरऑल अच्छे बच्चे होते हैं, हर चीज़ में वो अच्छा ही करते हैं। तो मेरे ग्रेड्स जी, भी अच्छे आते थे और सब अच्छा था, मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा था एंड ऑल बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे वो विंग्स दिए। बच्चों को आई थिंक बहुत ज़रूरत होती है उस वक़्त सपोर्ट की कि जो हम परस्यू जी, करना चाहते हैं, उसमें हमारे पेरेंट्स हमें समझें। तो वहीं से हमारा एक्चुअली फ्यूचर शेप अप होना शुरू होता है जब हम छोटी एज में होते हैं। तो राइट, मेरा बचपन तो बहुत खुशहाल था, मैं बहुत खुश थी, पहाड़ों के बीच पल बढ़ रही थी, तो काफ़ी अच्छे मेरे मोमेंट्स रहे थे। और एक्चुअली बचपन में मैं अपने मेरा एक जो गाँव है, मैं वहाँ पे ही पढ़ती थी पहले, उसके बाद फिर मैं शिमला टाउन में आई और फिर सेक्रेड हार्ट एक स्कूल है, मैंने वहाँ पे अपना स्कूलिंग उसके आगे परस्यू किया। तो जी, मेरा स्कूल भी बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे टीचर्स जो थे वो उनकी सोच ना बहुत अच्छी थी। तो वो बच्चों को ना जितना इम्पोर्टेंस पढ़ाई में दिलवाते थे, उतना ही इम्पोर्टेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी करवाते थे। तो उनकी नज़र में सब कुछ कोई कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें 100% देना ज़रूरी होता था। तो जी, कहीं न कहीं स्कूलिंग भी मैटर करती है कि आप कितना खुलते हो लाइफ़ में, आप क्या करते हो लाइफ़ में, स्कूल का बहुत हाथ होता है उसके पीछे। तो राइट, मेरी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी रही है। मैं स्कूल में भी जैसे मैंने बताया कि डांस, सिंगिंग तो मैं स्कूल क्वायर में भी होती थी। सब चीज़ें कैप्टन भी थी। तो काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट मेरा हर चीज़ में रहता था। और स्पेशली जी, जी, क्रिएटिव साइड में तो मेरा बहुत इंटरेस्ट बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट रहता था। मैं पढ़ाई तो मैं ऐसे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले करती थी। और उसमें भी मैं ओह! पास हो जाती थी अच्छे मार्क्स से। लेकिन जो बाकी जी, चीज़ें थी उसको मैं पूरे दिल जान से करती थी, जैसे एक्टिंग या फिर स्कूल में ड्रामास करना, तो ये सब चीज़ें बचपन से ही मेरे अंदर आई थी। जी। जी। और फर्स्ट जिस तरह से आपने बात की ड्रामा की, क्योंकि लाइव इंटरैक्ट करना होता है ऑडियंस को, तो जी, वो जी, जी। आपके लिए कैसा मोमेंट था? किस तरह से क्योंकि कहीं न कहीं वो मोमेंट भी हमारे दिल के करीब होता है जब हम फर्स्ट ड्रामा करते हैं। तो वो जी, जी। एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मेरा फर्स्ट जो ड्रामा कॉन्सर्ट जो मैंने थिएट्रिकल कॉन्सर्ट जो किया था, वो स्कूल में ही किया था और हमारे स्कूल में जैसे एनुअल जो एक कॉन्सर्ट, एक प्ले हम लोग करते थे, तो उस प्ले में मैंने महारानी प्रजापति का कैरेक्टर प्ले किया था और वो उसका नाम था लॉर्ड बुद्धा। तो जी, बहुत ही अमेज़िंग मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि एज़ एन आर्टिस्ट आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। और उस टाइम मैं राइट, छोटी थी, आई थिंक 7th-8th में हमारा ये प्ले हुआ था और तभी से मुझे लगा कि मेरे को एक आर्टिस्ट ही बनना है। मेरे को उस वक़्त श्योर हो गया था कि ये इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। और उस थिएटर में जब हम वो कर रहे थे वो प्ले, तो उस एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि थिएटर में आपकी आवाज़ डायलॉग्स कितना इम्पोर्टेंट यस, होता है अच्छे से डिलीवर करना। और आप एक किरदार निभा रहे हो तो आप वो ना किरदार आपके अंदर आ जाता है और आप उस वही बन जाते हो। मैं स्कूल हम छोटे थे बट फिर भी हम ना वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज एक प्रिंसेस वाली, एक महारानी वाली वो सब आने लग गया था। तो वो एक जी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। स्कूल से ही ओह! मुझे आया है ये। जी, जी। और उसके बाद की जो जर्नी है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। शिमला टू मुंबई का जो सफ़र है आपका, वो कैसा रहा है? जी। क्योंकि आपने मोर देन 40 ऐड में भी आप काम कर चुकी हो। इवन कि आपने करण जौहर, आयुष्मान खुराना, मौनी के साथ भी काम किया है। तो उसके बारे में लेकिन मैं फर्स्ट वो जो जर्नी रही है आपकी वो कैसी रही है? क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में आपको पता ही है कि पूरे आई थिंक अब तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। जी, जी, तो जी। फर्स्ट जो बिल्कुल। एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपका? तो जब मैं शिमला में ही थी उस वक़्त तो मैं एक्चुअली मेडिकल स्टूडेंट थी पहले। तो मैं तो ओह! पीएमटी के लिए ट्राई कर रही थी अपनी 12th के बाद मेरा वही एम था कि मुझे तो यही करना है, तो यही है।
बट वो सिर्फ मैं बाहर बाहर मन से कर रही थी, अंदर से तो मैं ऑब्वियसली एक था आर्टिस्ट बनने का कीड़ा। तो जी, उस जिस साल मैंने पीएमटी के लिए टेस्ट दिया था, उसी साल वो टेस्ट लीक, कहीं पे वो पेपर लीक हो गया था और वो टेस्ट वो काउंट ही नहीं हुआ। तो जी, अब फिर टेस्ट नेक्स्ट ईयर होना था, कुछ ऐसा था, तो बहुत टाइम बीच में था, तो मैं तो खुश हो गई, मुझे लगा मेरी डेस्टिनी ने मेरे लिए शायद कुछ और ही प्लान किया है, और मुझे लिटरली ऐसा लगा कि शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। और फिर उसके बाद उसी बीच में मैंने एक पैजेंट होता है शिमला में, मिस शिमला जी, उस ब्यूटी पैजेंट का नाम है, तो मैंने वो जी। किताब जीता। और उस टाइम ओह! मैं 12th के एग्जाम्स दे के ही पास आउट हुई थी, तो मैं वैसे ही मैंने वो जीत लिया और फिर मेरे को अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस आ गया। और ऑब्वियसली मेरी फैमिली तो बहुत ही खुश थी कि इसने कुछ तो अचीव किया है आउट ऑफ द बॉक्स। तो वहाँ से मुझे वो एक इंस्पिरेशन मिल गया कि यस आई कैन डू इट। तो फिर उसके बाद मेरी डांस में भी बहुत रुचि रही है बचपन से ही, और मैंने फिर शामक दावा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया मुंबई में, और फिर वाह! मैंने डांस प्रोफेशनली किया 1 साल के लिए। उस कोर्स का नाम OIP था, 1 ईयर प्रोग्राम विद शामक। तो वो प्रोग्राम मैंने किया, और काफ़ी अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस, उसमें भी काफ़ी चांसेस मिले मुझे इंडस्ट्री के लोगों से मिलने के, उनके साथ परफॉर्मेंस दे के, और काफ़ी कुछ सीखा मैंने बेसिकली। बट जी, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हूँ, मुझे और भी कुछ करना है। तो धीरे धीरे मैंने फिर एक्टिंग के लिए भी ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, और फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं एक्टिंग में ट्राई कर सकती हूँ, और मैंने सबसे पहले बैरी जॉन्स एक इंस्टीट्यूट है, यस, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैंने वहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स, एक्टिंग कोर्स किया। और वो कोर्स काफ़ी इंटेंस था, और काफ़ी मुझे चीज़ें पता चली, बिकॉज एज अ डांसर आपको एक मूवमेंट बॉडी का पता होता है, तो डांसिंग रियली हेल्प्ड मी इन एक्टिंग। क्योंकि एक्टर के लिए भी बॉडी मूवमेंट समझना, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जो डांसर्स के पास होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को जी, वहाँ से वो एक प्लस पॉइंट मुझे मिला कि डांसिंग के साथ साथ मैं एक्टिंग भी इजीली मेरे को समझ में आने लगी। तो फिर मैंने उसके बाद आप बोल सकते हो कि मैंने प्रोफेशनली एक्टिंग करना शुरू किया, और मैंने एड्स के ऑडिशंस, सबसे पहले मैंने एड्स से शुरू किया था, और कमर्शियल्स के मैं ऑडिशंस दे रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था, तो उस ऑडिशन में इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी लड़कियों की, और मैं उनको देख के ना मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने बोला ये कैसा ऑडिशन है, इतनी सारी लड़कियां, इसमें से क्या चांस है सिलेक्शन का, एक का कैसे, जी, मतलब एक एक कैरेक्टर के लिए वो इतनी सारी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। एंड मैं तो वो नर्वस हो गई, मैं वापस घर चली गई, मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, ये सब मुझसे हो ही नहीं पाएगा शायद। जी, बट फिर उसके बाद चीज़ें बदली, धीरे धीरे मैंने वो चीज़ें फेस की, मैं फिर से लाइन में लगी, मैंने ऑडिशन दिया, और उसके लिए तो मैं नहीं हुआ, लेकिन किसी और रोल के लिए उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया कि आप इस एड के लिए आपको हम फिट देख रहे हैं, तो आप ऑडिशन दीजिए। तो फिर वैसे वैसे करते करते, शॉर्टलिस्ट होते होते एड्स मिलती गई, फिर एड्स मिली, तो फिर उसके बाद टीवी शोज मिलते गए। तो जर्नी तो ऐसी ही रही है, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी ऐसे जी, शॉर्टकट्स या एकदम से मैजिकल मोमेंट करके मुझे नहीं मिला है, बहुत ही स्लो एंड स्टेडी मेरी जर्नी रही है। जी। क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और आपने जो कोशिश की है अ, उसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगी क्योंकि मुंबई जैसी नगरी में मतलब बहुत मुश्किल होता है खुद को एस्टेब्लिश करना और आपने इतना अच्छा काम किया है। सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो, स्पेशली हिमाचल वासियों के लिए। क्योंकि जिस थैंक यू सो तरह से मच। आपने काम किया है और मैं जानना चाहूँगी आपने आयुष्मान खुराना जी के साथ भी काम किया है, ऐड किया और करण जौहर जी के साथ, तो आपका जो बेस्ट मोमेंट था, बेस्ट ऐड मैं कहना चाहूँगी, वो कौन-सी थी? बेस्ट एड मेरी, हाँ, आयुष्मान खुराना वाली एड मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि जी, वो एड एक्चुअली मेरा पहला बड़ा एड था जब मैंने किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐड किया था। और उसमें जो ट्रीटमेंट था, जो चीज़ें थी, वो बहुत अलग थी उससे पहले जो मैं एड्स करती थी उसमें, और इस एड में बहुत दिन रात का डिफरेंस था। तो एक जी, एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही अलग मिला, और मैंने आयुष्मान खुराना को परफॉर्म करते हुए देखा, तो मैं इतनी इंस्पायर हो गई कि वो इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी है, बट स्टिल ही इज सो हार्ड वर्किंग, टाइम पे आना, इतना डेडिकेशन के साथ टेक्स देना,
मतलब इतने हम्बल थे वो कि उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई। मैंने सोचा ऐसे ही मुझे भी बनना है। इतना ही हार्ड वर्क और इतना ही डेडिकेशन होना चाहिए एक आर्टिस्ट में। बिल्कुल। और कैमरा फेस करना कितना मुश्किल था आपके लिए? ओह माय गॉड! मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम जो मेरे को एक मैंने आम्रपाली एक शो किया था पॉकेट एफएम के लिए, प्रोमो शूट था वो। तो वो मेरा टेक्निकली पहला मोमेंट था जब मैंने बड़े कैमरास को फेस किया था, और वो मोमेंट तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है, बिकॉज़ मैं एकदम से मेरी जो लाइन्स थी ना, मैं अपनी लाइन्स भूल गई। मैं वहाँ पे ऐसे चारों तरफ देख के कन्फ्यूज़ हो गई कि इतने बड़े-बड़े कैमरास, इतने सारे लोग, और ये सबकी नज़रें मुझ पे है कि ये क्या करेंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं समझने लग गई कि जब दिन बीतते गए तो मुझे समझ आया कि ये ही माहौल रहता है हर सेट पे। ऐसे ही लोग आपको देखेंगे, आपको जज करेंगे। अगर आप गलतियाँ करते हो तो लोग आपके ऊपर हँसते भी हैं, बट वो सब आपको लेना आना चाहिए, आपको वो सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, और अगर आप अच्छा करते हो तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो मेरा जी। फर्स्ट एक्सपीरियंस तो वही था आम्रपाली, जब मैंने शूट किया था तो, और उसमें आई मुझे थिंक अनुज सर के साथ सीन थे आपके। किसके अनुज अनुज सर के, सर। जी 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 जी, यस, यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो उनके साथ भी जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का। वो बहुत बहुत उम्दा एक्टर है, और जब हम शूट करते थे तो वो मुझे बताते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा फर्स्ट शूट है ये। तो वो मुझे ना सीन जी, के बाद मुझे बताते थे कि बेटा ये ऐसे करो, ये ऐसे सीन, हम ये लाइन्स ऐसे कर सकते हैं, तुम इनको ऐसे कर सकती हो। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे जी। फर्स्ट शूट में। हाँ, वो मेरे और फादर उसके का रोल बाद प्ले कर रहे थे। जी, जी। जी, बहुत ही उम्दा एक्टर है अगर उनकी मैं बात करूँ। और जी, उसके बाद आपने तो उससे नैना मिलाई की सॉरी, फिर से उसमें नैना भी मिलाके। आपने काम किया है, सिंधु चंदेल। वो जी शो जी जी कैसे जी मिला आपको? क्योंकि दंगल पे बहुत ही अच्छा टीआरपी आई थी उसकी। जी, जी, जी। तो उस शो से पहले एक्चुअली मुझे एक और शो भी मिला था, जी, जो कि जिसमें मेरा एक कैमियो था। उस शो का नाम मैं हूँ अपराजिता है, और उसमें मेरा एक्चुअली यस, चलने वाला था ट्रैक, पर उसमें मेरा ट्रैक ना जल्दी मेरा कैरेक्टर खत्म हो गया। तो वो मेरा पहला था, पर उसके बाद फिर अगर आप जैसे आपने तो से नैना मिलाई के बोला, तो वो मेरा टेक्निकली एक बड़ा शो जो आप बोल सकते हो, वो तो से नैना मिलाई के ही था। और उस जी, शो को एक्चुअली मैंने ऑडिशन देके ही ग्रैब किया था। काफ़ी मेरा ऑडिशन हुआ था उसका काफ़ी टाइम पहले, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने वो शो साइन कर लिया था काफ़ी पहले, 2 महीना पहले, और मेरा शूट 2 महीने के बाद शुरू हुआ था। तो जो वो जी, 2 महीने का टाइम था ना, वो मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? अब साइन तो कर लिया है, अब कुछ और भी नहीं ले सकती हूँ, और ये भी नहीं पता है कि ये शुरू कब होगा, होगा या नहीं होगा। बट वो मुझे जी, ऑडिशन के थ्रू ही मिला था। उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे में ऑडिशन बना के भेजो। तो से नैना मिलाई के प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आया था। तो जी, मैंने मैंने बस जैसे-तैसे फटाफट लाइन, क्योंकि मैंने बताया कि मैं शार्प तो बचपन से थी, तो लाइनें मुझे याद एकदम हो जाती है। तो मैंने फट-फट वो इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा वो मोनोलॉग जो था उन्होंने मुझे भेजा था प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने वो फटाफट उसका मीनिंग समझा जी, और उसको प्रिपेयर किया, और फटाफट बना के उनको वो मैंने घर से ही भेज दिया। और भेजा तो मुझे लिटरली शाम तक उसका उनका रिप्लाई आ गया कि हम आपको इस कैरेक्टर में देख रहे हैं, और हम आपको इस कैरेक्टर के लिए लॉक करना चाहते हैं। तो आप कल हमारे ऑफ़िस आ जाओ और आप अपना एग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लीजिए। तो वैसे वो शो मुझे जी, मिला था, और उसके बाद 2 महीने तक कुछ नहीं था। मैं खाली थी बिल्कुल एकदम, और उस 2 महीने के बाद फिर जी, मेरा शो प्रॉपर्ली शुरू हुआ, तो से नैना मिलाई के। जी, जी। और वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक टीवी में 15-18 आवर्स तक काम करना होता है, कोई ब्रेक नहीं जी, मिलता जी। आपको। बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह तो से मैनेज करते हो ये? एक्चुअली मेरे लिए तो तोसे नैना मिलाई के बहुत स्पेशल शो भी था और बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जब मैंने शो जॉइन किया तो उस वक़्त हमारा सेट नायगाँव में था, और नायगाँव आपको पता ही है कि मुंबई से कितना दूर है, और वहाँ के लिए ट्रैवल करना हर दिन 3-3 2-2 घंटे का आपका ट्रैवल वहाँ का रहता है। और ट्रैवल तो चलो ठीक है मैं मान गई, बट उसके बाद मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा जब मैं शूट में मैंने एंटर ही किया था शो।
तो मुझे फ़ीवर हो गया, मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन चली गई थी और ऐसा हो रहा था कि मैं फ़ीवर से 5 दिन के बाद ठीक हो रही हूँ। फिर मैं शूट तो मैं कर ही रही थी, फिर थोड़े दिन मैं ठीक हूँ, फिर दोबारा से मैं बीमार हो रही हूँ, मुझे फ़ीवर हो रहा है। तो वो ना बैक टू बैक काफ़ी दिन तक चला। और आपको पता ही होगा कि जब हमारा कोई भी शो में न्यू एंट्री होती है किसी भी एक्टर की, तो उनका उस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रैक रहता है, बहुत ज़्यादा सीन्स रहते हैं। तो मेरे तो भर-भर के सीन्स आते थे उस टाइम और सारा ज़िम्मा मेरे ऊपर ही था एक तरह से, क्योंकि हर सीन में मैं होती थी और साथ में मैं बीमार भी थी। तो मेरे को दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था, बट थैंकफुली मेरी मम्मा उस वक़्त मेरे साथ मुंबई में ही थी और मेरी मम्मा ने, मतलब अगर मेरी मम्मा उस वक़्त मुंबई में नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि मैं ये शो कर भी पाती या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहती थी। तो इतना ही था कि बस मेरी मम्मा यहाँ पे है मेरे साथ, तो मेरे लिए वही एक होता है ना, एक रिलीफ़ वही था कि चलो मम्मा तो है ना, चलो ठीक है, मम्मा है मेरे साथ यहाँ पे। तो मेरे को खाना भी जी, मम्मा उस टाइम देती थी, टिफ़िन वग़ैरह सब, तो उसकी एक मॉरल सपोर्ट मेरा हो गया था कि चलो मम्मा तो साथ में है। पापा भी थे, फ़ोन पे तो पापा भी थे, बट मम्मा यहाँ पे प्रेज़ेंट थे, तो काफ़ी मेरा शो का जो लोड था, वो बहुत ईज़ी हो गया मम्मा की वज़ह से। और उन दिनों मैं जब बीमार थी, तो मेरे लाइन्स ना इतने, मैंने बताया बहुत लाइन्स होते थे लर्न करने के लिए, तो मैं बीमार थी, तो मेरी मम्मा मेरे साथ लाइन्स, मेरे रिहर्सल मेरी करवाते थे शूट के बाद, रात को। जी। तो मेरा ओह! उन दिनों वैसा शूट शूट में एक्सपीरियंस था, पर बहुत अच्छा भी था। जब 2 महीने बीत गए शूट में, तो मैं फिर यूज़्ड टू हो गई। एक सेट का माहौल होता है, उसमें आपको ढलना पड़ता है। एक्टर्स के साथ जी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, कैरेक्टर समझना पड़ता है, कि कैरेक्टर में क्या बारीकियाँ हैं जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि आप उसको बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर पाओ। तो वो सब जी। चीज़ें मुझे धीरे-धीरे ना अपने आप समझ में आने लग गई और जब वो समझ में आई ना, फिर सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली स्मूथ चलने लग गया। तो और आई काफ़ी थिंक अच्छा। कुछ सीनियर एक्टर भी थे उसमें, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे काफ़ी शालिनी सीनियर जी। एक्टर्स थे। जी, 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 काफ़ी अच्छे-अच्छे सीनियर सीनियर एक्टर्स थे और सभी बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, मुझे सभी काफ़ी पसंद करते थे और बहुत अच्छा बॉन्ड था सबके साथ, काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। उनसे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिला है मुझे। जी। और उसके बाद आपने काशी विश्वनाथ एक शो किया, प्यार तूने क्या किया जी, सीज़न जी। 13 उसके जी, बारे तो में भी मैं जानना चाहूँगी? जी, जी, तो ये दोनों मेरे इससे पहले थे, तो उसे नैना मिलाइके से पहले ये दोनों चीज़ें थी। तो जी, काशी विश्वनाथ में तो एक्चुअली वो टेलीकास्ट हुआ ही नहीं वो शो कभी, वो बना था, हमारा शूट भी हुआ था, बट अनफॉर्च्युनेटली वो कभी टेलीकास्ट ही उसका नहीं हुआ। और प्यार तूने क्या किया, येस, वो तो मैंने किया था और वो शो ऐसा था कि वो मैं बचपन में भी देखती थी, प्यार तूने क्या किया। जी, स्कूल से आने के बाद सैटरडे संडे को वो शो आता था और वो शो मैं देखा करती थी, तो मैं सोचती थी कितना अच्छा शो है, कितना ये यूथ का शो था बेसिकली। तो और उसी में मुझे जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत ओवरवेल्म थी, बहुत हैप्पी थी, बहुत ग्रेटफुल थी कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। जी। येस, आई थिंक संदीप जी के साथ आपने जी, किया जी, था वही और मेरे को-एक्टर येस तो थे प्यार तूने जी, क्या किया शो में। वो भी जी, बहुत जी, अच्छे वो एक्टर हैं। येस बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है वो। जी। जी और उसके बाद क्योंकि इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत चैलेंजिंग रहता है। तो आपके लिए जो चैलेंजिंग कैरेक्टर था, वो कौन-सा था? मेरे लिए चैलेंजिंग कैरेक्टर एक्चुअली जो काशी विश्वनाथ शो था उसमें एक मैं गॉडेस बनी थी, गॉडेस सरस्वती, तो मेरे लिए वो सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि जब हम माइथो शो करते हैं ना तो बहुत चीज़ें और वो जो मेरा कैरेक्टर था वो संस्कृत देवी सरस्वती संस्कृत के बहुत चीज़ें बहुत श्लोक बोलती हैं, तो मुझे संस्कृत की बुक्स पढ़नी पड़ती थी उन दिनों ताकि मैं अच्छे से परफॉर्मेंस अपना दे पाऊँ। तो मैं उस चीज़ में अपनी मास्टरी लाना, वो मेरे को काफ़ी चैलेंजिंग लगता था उन दिनों। और इतना जी, आपको जी। हेवी हेवी आउटफिट पहनना पड़ता है। तो माइथो शोज़ थोड़े से तो रहते हैं चैलेंजिंग, तो वही मेरा सबसे येस। चैलेंजिंग कैरेक्टर था। जी, जी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फ़िल्मों की बात करूँ, आजकल तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? थोड़ा-सा मिस हो गया लगता है, आपका नेटवर्क चला गया था। जी, जी।
आजकल जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ओटीटी आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हम एक्टर्स के लिए, अपने टैलेंट को एक अलग प्लेटफ़ॉर्म पे रखने का, बहुत ही अच्छा है और मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि मैं ओटीटी में भी बहुत जल्दी आपको नज़र आऊँ एंड जी। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स अभी काम कर रहे हैं ओटीटी के लिए, तो बहुत ही आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है ओटीटी में काम जी। करने का। जी, बिल्कुल और हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़े हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। ऋषि त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डायरेक्टर है, बीके सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल से। थैंक यू सोमा सर, रीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी है, सुमित्रा शर्मा जी, उमी शर्मा जी सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपकी हॉबीज़ की, वैसे तो सारी हॉबीज़ आ गई, फिर भी मैं जानना चाहूँगी, जो हमें पता नहीं है कि आप क्या-क्या करते हो? तो मुझे पेंटिंग का भी काफ़ी शौक है और काफ़ी मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ जब मैं थोड़ा ब्रेक चाहती हूँ या फिर मैं थोड़ा शांत शांत अपने आप को करना चाहती हूँ, तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ और पेंटिंग के अलावा डांसिंग मेरा फ़ेवरेट एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। तो डांसिंग और पेंटिंग मैं अपनी हॉबीज़ बोल सकती हूँ। जी, जी। थैंक यू सो मच और जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? मैं सभी को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने में आप बिल्कुल ना घबराएँ। जैसे कि इस शो का भी टाइटल है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिलीव इन योरसेल्फ लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड। व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन, व्हाट कम्स डाउन गोज़ अप। तो यही चलता है लाइफ में, ऊपर-नीचे चलता रहता है बट आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, गिव अप नहीं करना है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, एफर्ट्स लगाने हैं और ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है। जी, जी। Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great experience with you. थैंक यू Thank you सो so much, मच। dear. थैंक यू। Thank you so much. Bye-bye. थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं